हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी 6 सेमेस्टर में इकोलॉजी और बायोस्टैटिस्टिक्स वाला जो पेपर है उसकी यूनिट फर्स्ट का एक टॉपिक हम डिस्कस करेंगे जिसमें इकोलॉजी की कुछ इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी को हम सबसे पहले पढ़ेंगे। उसके बाद हम थोड़ा सा स्पीशीज़ इंटरेक्शन के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पॉपुलेशन और कम्युनिटी, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। पॉपुलेशन किसे कहते हैं? पॉपुलेशन होता है एक ही स्पीशीज के जो इंडिविजुअल्स हैं उनका जो ग्रुप है वो कहलाता है पॉपुलेशन। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर लायन है, ये सेम स्पीशीज के हैं। तो सेम स्पीशीज के जो ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप होता है उसे हम पॉपुलेशन कहते हैं। और कम्युनिटी में डिफरेंट स्पीशीज होती है, अलग अलग जो स्पीशीज हैं उनकी जो पॉपुलेशन है वो मिलकर के क्या कहलाती है? कम्युनिटी। जैसे यहाँ पर एलिफेंट भी हैं, जेब्रा भी है, लायन भी है, डियर भी है। तो ये मल्टीपल स्पीशीज है। तो मल्टीपल स्पीशीज जो है इनकी जो पॉपुलेशन है उसको हम क्या कहते हैं? उसको मिला करके हम कम्युनिटी कहते हैं। तो कम्युनिटी में तो अलग अलग स्पीशीज की पॉपुलेशन होती है और पॉपुलेशन जो है वो एक ही स्पीशीज के जो ऑर्गेनिजम्स है उनका ग्रुप होता है। नेक्स्ट आता है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम किसे कहते हैं? तो इकोसिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें किसी भी एरिया के, ये आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। तो इस एरिया में यहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म आपको दिखाई दे रहे हैं जिसमें ह्यूमन बींग है, एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। तो ये सारे लिविंग कंपोनेंट्स और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। नॉन लिविंग कंपोनेंट्स में यहाँ पर एयर है, वाटर, सॉइल, टेम्परेचर, ये सारे नॉन लिविंग कंपोनेंट है। तो इकोसिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें किसी एरिया के लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट जो होते हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ में इंटरेक्शन करते हैं, उसे हम इकोसिस्टम कहते हैं। इकोलॉजी। इकोलॉजी साइंस की वो ब्रांच है जिसमें लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट जो हैं, जो एनवायरनमेंट में होते हैं, उनके बीच में जो रिलेशनशिप होती है उसकी स्टडी की जाती है, उसे हम इकोलॉजी कहते हैं। मतलब कि लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का जो इंटर रिलेशनशिप्स है उनकी स्टडी जिसमें की जाती है उसे हम इकोलॉजी कहते हैं। बायोस्फीयर। अर्थ का कोई भी पार्ट जहाँ पर लाइफ पॉसिबल है, जहाँ पर जीवन पॉसिबल है, उसे हम कहते हैं बायोस्फीयर या जीवमंडल। जैसे कि लिथोस्फीयर, लैंड पे भी जीवन संभव है, एटमॉस्फेयर एयर में भी संभव है और जल में भी संभव है। तो बायोस्फीयर को हम 3 पार्ट में कैटेगराइज करते हैं: लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर। अब आता है ऑर्टिकोलॉजी या स्वपारिस्थितिकी। स्वपारिस्थितिकी वो होता है जिसमें एक जीव या एक प्रजाति, जैसे कि ये जिराफ है, अगर अपन सिंगल जिराफ की बात करें या फिर इस पूरी स्पीशीज की बात करें, तो एक जीव या एक प्रजाति और उसके वातावरण के बीच में जो उसके संबंध का अध्ययन है वो किसके अंतर्गत किया जाता है? ऑर्टिकोलॉजी या स्वपारिस्थितिकी के। तो यहाँ पर सिंगल स्पीशीज, जैसे कि सपोज इसमें अपन ने एक एग्जांपल ले लिया, ये प्लांट, ये सिंगल स्पीशीज है, इसकी इन्वायरमेंट के साथ में जो भी रिलेशनशिप है उसकी स्टडी जिसमें की जाती है उसे बोलते हैं ऑर्टिकोलॉजी। दूसरा आता है सिनेकोलॉजी। इसमें जैसे यहाँ अलग अलग स्पीशीज़ है, यहाँ प्लांट है, ट्रीज़ है, फिश है, बर्ड्स है, तो यहाँ पर ये बहुत सारी कई अलग अलग स्पीशीज़ है जो कि कम्युनिटी बना रही है। तो इसका और एनवायरनमेंट के बीच इन दोनों का आपस में रिलेशनशिप, और मतलब एनवायरनमेंट का और कम्युनिटी का और इन सब का आपस में जो रिलेशन है उनकी स्टडी की जाती है सिनेकोलॉजी। मतलब सिनेकोलॉजी वो होता है जिसमें कि एक ही हैबिटेट में अलग अलग स्पीशीज रह रही है, तो उनका आपस में संबंध और उनका एनवायरनमेंट के साथ में संबंध का अध्ययन किया जाता है, उसे हम सहपारिस्थितिकी या सिनेकोलॉजी कहते हैं। स्कोप ऑफ इकोलॉजी। इकोलॉजी में जो बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं उनके रिलेशनशिप की स्टडी होती है। बायोटिक कंपोनेंट में तो सारे प्लांट्स और एनिमल्स आते हैं, और एबायोटिक या फिजिकल इन्वायरमेंट में एयर है, वाटर है, सॉइल, ये सब, टेम्परेचर, ये सारे आते हैं। तो इनके बीच की जो स्टडी होती है वो इकोलॉजी में की जाती है। और इकोलॉजी जीव स्तर से लेकर के बायोस्फीयर तक फैला है, मतलब एक इंडिविजुअल से शुरू होकर के ये पूरे जैव मंडल तक इकोलॉजी फैली हुई है। यह विज्ञान, पर्यावरण प्रबंधन, संरक्षण और सतत विकास जैसे विषयों को कवर करता है। हम आगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन।
इसमें व्यक्तिगत जीव मतलब इंडिविजुअल से लगा करके बायोस्फीयर तक का अध्ययन शामिल है, जिसमें जैसे इंडिविजुअल्स हैं तो ये इंडिविजुअल्स जो सेम टाइप के इंडिविजुअल्स है वो मिलकर पॉपुलेशन बनाते हैं, फिर अलग अलग पॉपुलेशन मिलकर के कम्युनिटी बनाती है, फिर कम्युनिटी से इकोसिस्टम बनता है और इकोसिस्टम से बायोस्फीयर बनता है। तो सबसे नीचे वाले लेवल पे कौन है? इंडिविजुअल है, और सबसे अपर लेवल पर कौन है? बायोस्फीयर है। अब अगर अपन इसमें व्यक्तिगत जीव या ऑर्गेनिज्म की बात करें तो कोई भी एक ऑर्गेनिज्म, कोई भी एक सिंगल ऑर्गेनिज्म अपने एनवायरनमेंट में सरवाइव करने के लिए, अपने आप को सरवाइव करने के लिए वो खुद को कैसे ढालता है उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, उसे हम उसकी स्टडी जिसमें करते हैं उसे अपन ऑर्गेनिज्मल इकोलॉजी कहते हैं। दूसरा आता है पॉपुलेशन इकोलॉजी। एक ही स्पीशीज के मेंबर्स हैं तो उनकी जो संख्या है वो समय के साथ बदलती रहती है। अब कैसे बदलती? जैसे अपन ह्यूमन पॉपुलेशन की बात करें तो उनका नंबर कभी भी कांस्टेंट नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ जीवों की मृत्यु भी होती है, कुछ नए जीव भी पैदा होते हैं। तो यहाँ पर नेटिलिटी और मोर्टेलिटी की वजह से पॉपुलेशन का जो साइज है या जो नंबर है वो चेंज होता रहता है। कम्युनिटी इकोलॉजी, इसमें जो अलग अलग स्पीशीज के मेंबर है वो एक ही जगह रहते हैं, तो एक ही जगह रह के भी वो आपस में कैसे कोऑर्डिनेशन बिठाते हैं और वो किस प्रकार से वहां रह पाते हैं उसकी स्टडी जिसमें करते हैं उसे हम कम्युनिटी इकोलॉजी कहते हैं। इकोसिस्टम इकोलॉजी, इकोसिस्टम इकोलॉजी में क्या होता है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो अपने आसपास के जितने भी एबायोटिक फैक्टर्स हैं, जैसे कि पानी हो गया, टेम्परेचर हो गया, वायु हो गई, उसके साथ वो कैसे कार्य करते हैं उसे हम इकोसिस्टम इकोलॉजी में स्टडी करते हैं। लैंडस्केप इकोलॉजी में अलग अलग इकोसिस्टम है, जैसे कि जंगल है और एक उसके पास में जो नदी बह रही है अगर, तो ये दोनों अलग अलग इकोसिस्टम हो गए, ये एक्वेटिक हो गया और ये फॉरेस्ट वाला हो गया। तो इनके बीच में ऊर्जा और जीवों का आदान प्रदान किस प्रकार से होता है उसकी स्टडी हम लैंडस्केप इकोलॉजी में करते हैं। ग्लोबल इकोलॉजी, पूरी पृथ्वी पर ऊर्जा और क्षेत्रीय बदलावों का प्रभाव जो है वो किस में अध्ययन किया जाता है? ग्लोबल इकोलॉजी में। इकोसिस्टम स्टडीज, इसमें एनर्जी फ्लो, जैसे एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पर एनर्जी का फ्लो, जैसे कि प्रोड्यूसर्स जो हैं वो ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनको हर्बीवोर खाते हैं, हर्बीवोर को कार्निवोर खाते हैं, तो एनर्जी का जो फ्लो है वो एक लेवल से दूसरे लेवल पर किस प्रकार से होता है, और न्यूट्रिएंट साइकिल, जो पोषक तत्व हैं वो कैसे एक दूसरे में ट्रांसफर होते हैं और इन्वायरमेंट से मिल करके और वापस से वो जब उनकी डेथ होती तो वापस से वो इन्वायरमेंट में मिल जाते हैं, तो कैसे न्यूट्रिएंट की साइकिलिंग होती है। और फूड चेन, एक एनिमल दूसरे को खा रहा है फिर दूसरा किसी और के द्वारा खाया जा रहा है, और प्रजातियों के बीच संबंध, इन सबको किसके अंदर समझा जाता है? इकोसिस्टम स्टडीज में। जैव विविधता और संरक्षण, अब अलग अलग स्पीशीज पाई जाती है तो उनकी डाइवर्सिटी, उनकी जेनेटिक डाइवर्सिटी और उनके कंजर्वेशन के क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं उनका अध्ययन भी इसमें किया जाता है। पर्यावरण प्रबंधन, पॉल्यूशन को कंट्रोल किस तरीके से किया जाए, क्लाइमेट चेंजेस जो हो रहे हैं उसको कैसे काबू पाया जाए उस पर, और जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनका मैनेजमेंट कैसे किया जाए, इसकी स्टडी अपन एनवायरमेंटल मैनेजमेंट में करते हैं। और सामाजिक आर्थिक परिप्रेक्ष्य में जनसंख्या, विकास और सतत डेवलपमेंट के बीच संबंध का अध्ययन किया जाता है। ऑर्टिकोलॉजी और सिनेकोलॉजी हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं स्पीशीज इंटरैक्शन की। दो अलग अलग प्रजातियों के जीवों के बीच होने वाला आपसी संपर्क क्या कहलाता है? स्पीशीज इंटरैक्शन। दो स्पीशीज के बीच में जो भी कांटेक्ट होता है, जो भी इंटरैक्शन होती है उसे हम स्पीशीज इंटरैक्शन कहते हैं। यह संबंध पर्यावरण में संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है और इसको 3 भाग में डिवाइड करते हैं, लाभ, हानि या अप्रभावित। अब इस फ्लो चार्ट में आप देख सकते हैं ये पॉजिटिव इंटरैक्शन है, ये नेगेटिव इंटरैक्शन है। पॉजिटिव इंटरैक्शन में म्यूचुअलिज्म, कमेंसलिज्म और प्रोटोकॉपरेशन इंक्लूड होता है, और नेगेटिव इंटरैक्शन में एमेंसलिज्म, पैरासिटिज्म, प्रेडेशन, कैनिबलिज्म और कंपटीशन इंक्लूड होते हैं। और एक होती है न्यूट्रल, जिसमें कि नो प्रॉफिट नो लॉस, दोनों को एक दूसरे से कोई नुकसान नहीं होता है, नहीं दोनों को बेनिफिट होता है। तो सबसे पहले अपन पॉजिटिव इंटरैक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें या तो दोनों को लाभ होता है या फिर एक को लाभ होता है। इसका पहला प्रकार होता है म्यूचुअलिज्म या सहोपकारिता, जिसे हम सिम्बायोसिस भी कहते हैं। इसमें दोनों प्रजातियों को एक दूसरे से लाभ होता है। अगर दोनों ही बेनिफिशियल है तो अपन प्लस प्लस साइंसेस को डिनोट करते हैं। जैसे अगर अपन लाइकेन की बात करें तो लाइकेन में एल्गी और फंजाई दोनों रहते हैं। जैसे ये लाइकेन है, इसमें फंजाई और एल्गी दोनों रहते हैं। तो एल्गी तो फोटो
फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना फूड बना देती है, और जो फंजाई है वो क्या करती है, इसको सुरक्षा और पानी देती है एल्गी को, और एल्गी जो है वो बदले में फंजाई को क्या देता है, फूड देता है। तो इस टाइप से दोनों के बीच में क्या हो रहा है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है, दोनों को एक दूसरे से लाभ हो रहा है। इधर अपन मधुमक्खी और फूल की बात करें तो ये फूलों से रस चूसती है, तो इसका मतलब इसको तो इससे फूड मिल रहा है मधुमक्खी को तो, और फूलों को क्या बेनिफिट हो रहा है, इससे इसका परागण या पॉलिनेशन हो रहा है। तो ये भी रिलेशनशिप प्लस प्लस है। दूसरा आता है सहभोजिता, जिसमें एक को तो लाभ होता है, दूसरे को न लाभ न नुकसान होता है। जैसे अपन बात करते हैं ये शार्क और ये रेमोरा फिश है, ये रेमोरा फिश इस शार्क की बॉडी पे चिपक जाती है, तो इससे क्या होता है कि ये बड़ी फिश है, जो शार्क है वो बड़ी फिश है और रेमोरा छोटी फिश है, तो इसको प्रोटेक्शन मिल जाता है रेमोरा को, और साथ ही इसका जो बचा हुआ फूड होता है वो भी रेमोरा को मिल जाता है। तो फूड और प्रोटेक्शन तो रेमोरा को मिलता है शार्क से, लेकिन शार्क को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मतलब शार्क को इससे कोई नुकसान भी नहीं होता है। तो ये वाली रिलेशनशिप कहलाती है कमेंसलिज्म। दूसरा हम बात करते हैं आम के पेड़ की शाखा पर जो ऑर्किड उगता है, उससे आम के पेड़ को कोई नुकसान नहीं होता है, जबकि ऑर्किड को इसका सहारा मिल जाता है। प्रोटोकॉपरेशन, इस प्रकार की जो इंटरेक्शन होती है इसमें दो अलग अलग स्पीशीज के बीच में इंटरेक्शन होती है, और दोनों जीव एक दूसरे से लाभान्वित होते हैं। जैसे कि यहाँ पर अपन देखते हैं ये सी एनिमोन है और ये हर्मिट क्रेब है। तो ये हर्मिट क्रेब जो होता है सी एनिमोन के अंदर घुसा हुआ रहता है, जिससे इस क्रैब को प्रोटेक्शन मिल जाता है। तो ये हर्मिट क्रैब तो क्या करता है, ये सी एनिमोन तो क्या है, इसकी वजह से हर्मिट क्रैब को प्रोटेक्शन मिल रहा है, और सी एनिमोन को इसकी वजह से, क्रैब की वजह से लोकोमोशन मिल जाता है, मतलब गमन, जैसे जैसे ये क्रैब चलेगा वैसे वैसे सी एनिमोन भी इसके साथ मूव करेगा। तो दोनों ही एक दूसरे से जो होते हैं वो लाभान्वित होते हैं, इसलिए इस प्रकार की रिलेशनशिप जो है वो कहलाती है प्रोटोकॉपरेशन। अब बात करते हैं नेगेटिव इंटरेक्शन की, जिसमें या तो एक को नुकसान होता है या फिर दोनों को नुकसान होता है। इसका पहला भाग होता है एमेंसिलिज्म, इसमें एक प्रजाति को नुकसान होता है, जबकि दूसरी प्रजाति जो होती है उसको न लाभ न नुकसान होता है। जैसे कि माइनस और जीरो, इस वाली को तो क्या हो रहा है, नुकसान, और इस वाली को न नुकसान न लाभ। जैसे एग्जांपल है पेनिसिलियम, ये एक फंजाई है, ये केमिकल सिक्रीट करती है जिससे इसके आसपास के जो बैक्टीरिया हैं वो मर जाते हैं। तो बैक्टीरिया को तो इससे नुकसान हुआ, लेकिन फंजाई को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, तो इसलिए यहाँ तो हो जाएगा जीरो, और बैक्टीरिया के लिए वो हो जाएगा नेगेटिव। उसी टाइप से एक बड़ा पेड़ है, उसकी छाया में जो छोटे छोटे पौधे उगते हैं उनको धूप नहीं मिलती, इसलिए वो नष्ट हो जाते हैं। तो छोटे पौधों को तो नुकसान हुआ क्योंकि वो ग्रो नहीं कर पाए, लेकिन जो बड़ा पेड़ है, वो बड़ा पेड़ जो है उसको तो न तो कोई उससे नुकसान मतलब न नुकसान हुआ न उसको उससे लाभ हुआ। तो ये जो रिलेशनशिप थी वो कहलाती है माइनस जीरो। परजीविता, इसमें एक जीव दूसरे जीव पर डिपेंड रहता है, तो जिस जीव पर वो डिपेंड रहता है वो तो कहलाता है होस्ट, और जो जीव डिपेंड रहता है वो कहलाता है पैरासाइट या परजीवी। जैसे कि अपन बात करें कि इंसानों के सिर में जो जूं होती है, वो जूं खून चूसती है, तो वो जब खून चूसती है तो वो इंसान को नुकसान पहुंचाती है। तो इंसान तो उसका क्या हुआ, होस्ट, और पैरासाइट या परजीवी कौन हुआ, जू, क्योंकि वो किस पर डिपेंड है, ह्यूमन बीइंग पर डिपेंड है। तो जू को तो क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है क्योंकि उसको उससे पोषण मिल रहा है, और मनुष्य को उससे नुकसान हो रहा है। तो ऐसी रिलेशनशिप कहलाती है प्लस माइनस। उसी टाइप से अमरबेल का पौधा जो है, ये पीले कलर के तार के समान जो संरचना दिखाई देती है, ये अमरबेल की है, जो कि परजीवी पौधा होता है। ये दूसरों पौधों के सहारे पे चढ़ता है, तो जिससे क्या होता है कि जो दूसरे पौधे होते हैं जिनके सहारे पर ये चढ़ता है उसको इससे नुकसान होता है, क्योंकि वो उसका न्यूट्रिशन ले लेता है। परभक्षण, इसमें एक जीव जो है वो दूसरे जीव का क्या करता है, शिकार करता है। तो ये तो हुआ शिकारी क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एनिमल है, और ये है इसका शिकार क्योंकि ये इसकी तुलना में कमजोर है। तो ये क्या करता है, इसको मार के खा जाता है। तो ये शेर और हिरण का जो संबंध है, जिसमें इसको तो लाभ हो रहा है और इसको नुकसान हो रहा है, तो ऐसी रिलेशनशिप कहलाती है प्लस माइनस। अंतरजातीय स्पर्धा, जब दो अलग अलग स्पीशीज है, जैसे ये लेपर्ड है और ये लायन है, तो इन दोनों का जो है वो फूड और हैबिटेट दोनों सेम है, इस कारण से ये दोनों आपस में इनके कंपटीशन रहेगा, ये आपस में लड़ेंगे, तो इसमें दोनों की ही एनर्जी लॉस होगी। तो इसलिए दोनों की रिलेशनशिप, जो कंपटीशन है दोनों के बीच में, वो कैसा होगा, नेगेटिव नेगेटिव, इसमें दोनों की एनर्जी लॉस होती है। जैसे एक ही जंगल में भोजन करने के लिए शेर और तेंदुए के बीच का संघर्ष जो है वो अंतर प्रजातीय स्पर्धा में आता है।
अब बात करते हैं न्यूट्रलिज्म की। ये दो अलग अलग प्रजातियों के बीच में होने वाला संबंध है जिसमें दोनों वातावरण में साथ रहते हैं लेकिन दोनों एक दूसरे से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होते हैं। जैसे हम बात करें कि ये जो चिड़िया है ये पेड़ों पे रहती है, इसका फूड भी अलग है, और ये जंगल में रहता है डियर, तो इसका फूड भी अलग होता है। तो इन दोनों की रहने की जगह भी अलग है, खाने का जो है मतलब इसकी फूड हैबिट अलग है, इसकी फूड हैबिट अलग है। इस कारण से इन दोनों के प्रेजेंस का एक दूसरे पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ऐसी रिलेशनशिप कहलाती है उदासीनता। ओके, थैंक यू।